हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हिंदी में पास होने का बेहतरीन ट्रिक क्या है। भले ही अगर आप अभी तो कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है, फिर भी आप हो जाओगे पास 100%, मेरी गारंटी। एक अक्षर से भेंट नहीं है आपको, अगर एक अक्षर भी नहीं आता है, देखिए मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। अभी विश्वास हो जाएगा आप लोगों को। अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी पेपर पे, ठीक है। देखो, यूट्यूब पर कहीं भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। अगर मिल जाएगी तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर ऐसी वीडियो बनी है। अभी तक नहीं बनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी को एक पॉइंट भी नहीं आता है, अगर वो कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो हिंदी में कैसे पास होगा। क्योंकि हिंदी पहला पेपर होता है, और हिंदी में फेल हो गए तो समझो कि सारे विषय आपके बेकार हो जाएंगे। तो हिंदी में कैसे पास हो गए, कुछ नहीं पढ़ोगे तभी भी, बस मेरा जो आप लोगों को बता रहा हूँ वही फॉलो करना, ठीक है। और पढ़े हुए बच्चे जो टैलेंट है, ये नहीं कि देख लिए वीडियो तो ये अब मैं पढ़ूंगा नहीं भैया, अब तो यही ट्रिक लगाकर पास हो जाऊंगा, नहीं, गलत बात है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, वो सही सही आंसर लिखेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो कुछ नहीं पढ़े हैं। ये नहीं कि वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, नहीं सर आप टीचर हो के ऐसी बातें बता रहे हो, ठीक है, इस तरह करेंगे तो पूरे नंबर हमारे कट जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो नंबर कटने की क्या बात है। आपको जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो नंबर कटने वाली क्या बात है। तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह लिखो, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, इतनी गारंटी मेरी है। अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है, लिखित बता रहा हूँ, बस वीडियो को पूरा देखना। देखो, मैं यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी लेकर ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, मेरे पास पेपर भी, इस पेपर को देखो, मुझे कुछ नहीं आता, इस पेपर को पूरा सोल्यूशन करके दिखाऊंगा अभी आपके सामने, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, इस पे देखो कैसे, बस प्यारा से लाइक कर दो। ये आपके लिए देखिए अद्भुत वीडियो आप लोगों के लिए होगी, 100% बता रहा हूँ। आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आपको ऐसी कॉपी मिल जाएगी बोर्ड एग्जाम की, कितनी प्यारी कॉपी है, ठीक है। आपको एक स्केल लेना है, बहुत अच्छी बात। यहाँ से आपको लाइनिंग खींचना है, ठीक है, एक प्यारी सी लाइनिंग आपको खींच देना है। अब जो जो बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, देखना कैसे होगा। देखो, लाइन हमने खींच दिया, कितनी प्यारी लाइन है। लाइन तो ऐसा खींचा हूं, लग रहा है कि बहुत टॉपर हूं, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसको मेन पॉइंट आप याद रखना। देखो, सबसे पहले क्या होगा आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रामबाण। देखो, हिंदी के लिए रामबाण में आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव के लिए पहले तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा ना, पहले आप ऑब्जेक्टिव ही तो करोगे। अब देखो, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता ऑब्जेक्टिव कैसे करेगा, जिनको आता भी है वो भी ये ट्रिक लगा सकता है। देखो, एक होता है ऑप्शन ए, एक होता है ऑप्शन बी, एक होता है ऑप्शन सी, और एक होता है ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। देखो, एक ऑप्शन ए, एक बी और एक सी, दो ऑप्शन ले रहा हूं। देखो ऐसे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर चारों ऑप्शन अलग अलग है, ये अलग, यह अलग, यह अलग, ये अलग, चारों ऑप्शन अगर अलग अलग हैं, ठीक है, तो या तो तुम ऑप्शन ए पे क्लिक करना, या तो तुम ऑप्शन सी पे क्लिक करना, ठीक। पहला नियम समझ में आ गया टाइप, या तो ऑप्शन ए पे क्लिक करना या तो ऑप्शन सी पे क्लिक करना, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखिए कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा जिसमें आपको बोलेगा कि ए तथा बी दोनों सही है। जब आपको क्वेश्चन में ए तथा बी दोनों सही है इस तरह का आ जाएगा, तो आप आंख बंद कर उसी पे ही क्लिक करना, 100% वही ही सही होगा, ठीक है। तो जब ए तथा बी इस तरह आएगा तो उस पर क्लिक करना, अन्यथा अगर चारों ऑप्शन अलग है तो या तो ए पे कर देना या तो सी कर देना, गारंटी है मेरी, बहुत अच्छे नंबर आ जाएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे अगर ये ट्रिक अपनाते हो तो। ये तो रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करोगे, अब देखो, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहां से देखो, यहां से स्टार्ट होगा। ये तो सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे यहां से कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश आपको थोड़ी आ रहा है, यहाँ तो आपको कुछ नहीं आ रहा है कि आप गद्यांश को कैसे सॉल्व करोगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक क्या बताया है यह भी बताना है। अब देखो करोगे क्या, कैसे करोगे, सब कुछ बता रहा हूं। सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर डालोगे। क्या प्रश्न उत्तर है, देखो प्रश्न उत्तर तीसरा गक्का है ना, खूब सुंदर में आप अच्छे से लिखो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्यारी हेडिंग, देखो क्वेश्चन नंबर आपको डालना भूलना नहीं है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। पहले आप खूब अच्छे से बिना डरे हुए या कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए प्रश्न उत्तर। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बस इतना बता रहा हूं। प्रश्न उत्तर तीसरा कक्का ऐसा डालो कि एग्जामिनर को लगे कि बस करो, टॉपर ही लिखा होगा, भले ही आप गलत लिखे हो, ठीक है। इसके बाद नीचे थोड़ा अपना अंडरलाइन कर लेना।
अब देखो यहां से ट्रिक काम करेगी कैसे। अब आपको हेडिंग डालना है यहाँ पे संदर्भ, क्योंकि संदर्भ ही करना था हम लोगों को। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरे का क का आप पहला कर रहे हो, तीसरे का क का पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला कर रहे हो जिसमें संदर्भ लिखना है। अब देखो यहाँ पे पहला करना है, हेडिंग तो डाल रहे हो ना, तो एक लाइन, दो लाइन, दो लाइन तो छोड़ ही दो, कम से कम दो लाइन छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पे लिखो संदर्भ। देखो कैसा संदर्भ लिखा जाता है, हमको कुछ नहीं मालूम है, फिर भी मैं लिखूंगा कैसे, किसी से कम नंबर नहीं आएगा, मुझे नहीं मालूम। देखो संदर्भ में क्या होता है कि लेखक का नाम लिखना होता है, पाठ का नाम लिखना होता है। न तो मुझे लेखक का नाम मालूम है, न तो मुझे पाठ का मालूम नाम है, लेकिन कैसे लिखेंगे, ठीक है, गलत ही लिखेंगे कैसे, देखो दिमाग से। अरे वैसे भी नंबर नहीं मिलेगा, और इस तरह अपना चांस बना कर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले करोगे क्या, आप समझने का कोशिश करो। एक लाइन आप लोगों को रटनी है। देखो एक लाइन आपको रटनी है, क्या है, प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि यह गद्य है और पद वाला भी आता है, ठीक है, आगे पद वाला करना होता है, तो वहां पद होगा तो पद लिखना, यहाँ गद्य तो गद्य लिखोगे क्या कि प्रस्तुत गद्यांश। बस इतना ही आपको याद करना है। देखो इतना याद नहीं होगा, इतना तो याद होगा ही होगा, और थोड़ा गैस देख लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक। अब जो बता रहा हूं ट्रिक काम करना। देखो पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, अब सुनो किस चैप्टर से लिया गया, चैप्टर का नाम मालूम नहीं। अब ट्रिक यहाँ पे अपनाना। देखो चैप्टर का नाम आपको मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कुछ चैप्टर तो आपको मालूम होगा, जैसे मित्रता चैप्टर हुआ, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ममता चैप्टर हुआ, भारतीय संस्कृति चैप्टर, ये तीनों का नाम अभी याद कर लो, ठीक है, याद भी होगा, कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो इतना तो याद होगा ही होगा। ये तीनों का याद कर लो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसका होगा, ठीक है, तो आप मित्रता लिख दो। एक चीज याद रखना, बहुत सारे गद्यांश में अगर पढ़ोगे ना, तो मित्रता का अगर जिक्र होगा तो मित्रता 100% होगा। मित्रता का अगर जिक्र नहीं होगा ना, तो डाल देना कि ममता चैप्टर से लिया गया है, ममता डाल देना, या तो भारतीय संस्कृति डाल देना, बस, ठीक है। तो या तो मित्रता तुम डाल दो, या तो तुम भारतीय संस्कृति डाल दो, ठीक है। लिख देना कि ममता नामक पाठ से लिया गया है, चाहे भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, लिख दो, एकदम आंख बंद करके लिख दो। अब रह गया बात कि लेखक, फिर लिखना कि इसके लेखक जो हैं। अब सुनना, एक बात याद रखना, अभी अगर मित्रता होगा तो एक बात अभी याद डालना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। अगर मित्रता नहीं है तो तुम ममता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, कुछ भी, या तो तुम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही लिख देना, या तो तुम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लिख देना, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। लेकिन एक ट्रिक बता रहा हूँ कि मित्रता रहेगा तो उसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही बेटर है। अगर नहीं भी मालूम है तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ट्रिक है। तो लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, और किस पाठक से, मित्रता या ममता भारतीय संस्कृति, ट्रिक बताया हूँ उस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक ये लोग हैं, बस। देखो यह गद्यांश का ट्रिक, पहला प्रश्न हो गया। देखो पहला प्रश्न यह हो गया। इसी तरह आप लोगों को यह पद्यांश भी कर लेना, मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक ही आप लोगों को करना था, या तो क करना है या तो ख करना है, तो दोनों में से कोई एक कर लेना, ठीक है। चलो इसी तरह पद्यांश में भी ये काम करेगा, पद्यांश में भी इसी तरह आप लोग ट्रिक लगा देना। तो बस पद्यांश में ये क्या होता है कि बस लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, उसमें गद्यांश था, इसमें पद्यांश लिख देना, और उसमें लेखक था तो इसमें लिखना कि कवि, किस कवि से, तो या तो सूरदास लिख देना है, या तो तुम तुलसीदास लिख देना, या तो बिहारी लाल लिख देना, ठीक है, कोई तीनों में से कोई नाम लिख के अपना संदर्भ पूरा कर लेना, ठीक है। अब सुनो अगला पॉइंट सुनो यहाँ पे, अब रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखोगे, तो अब देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग फॉलो करते चलना। आप हेडिंग डाल देना यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। मैं राइटिंग इसलिए नहीं बैठा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा का पूरा ये पेपर बताना है आप लोगों को, ट्रिक से लिखने के लिए तो टाइम ज्यादा लगेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसलिए मैं राइटिंग आप लोगों को अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह कर लेना, और लिखना क्या, आप कहोगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें सर, जैसे यहाँ इसमें यह दिया है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आप कहोगे कि सर इसका हिंदी कैसे लिखें, इसका व्याख्या, व्याख्या करना क्या है, ऐसा लिखना कि लेखक कहते हैं कि, ठीक है, लिखना कि लेखक कहते हैं कि, ठीक है। अब क्या ट्रिक लगाना है, लेखक कहते हैं कि, यही तक लिखना, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यही चीज यहाँ से यहाँ तक उतार लेना, ठीक है। और उतारने के बाद क्या करना है कि जैसे ये उतर गया ना, इसके बाद तुरंत पद्यांश पे पहुंच जाना है, उसके बगल में एक और दिया होगा गद्यांश, उस पे पहुंच जाना है, और यहाँ से भीतर की और यहाँ तक बसा दी गई, ठीक है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है,
पुलकित हो उठे या उसी में लिख देना और ये व्याख्या आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, दोनों में मिक्स करके इस तरह अपना लिख देना। अगर नहीं आ रहा है तो, अगर बना के भी नहीं लिख पाओगे तो तुम ऐसे ही उतार देना, फिर एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं रहेगा, वो देखेगा ना इस तरह क्लिक करेगा नंबर मिल गया भाई, इसको क्लिक करेगा नंबर मिल गया भाई। हम कह रहे हैं कि 5 नंबर का है, अगर उसको डाउट भी होगा तो 2 नंबर दे देगा। ठीक है, इसमें भी 2 नंबर देगा, तो 2 नंबर जुटाते जुटाते पास तो हो जाओगे ना 6 नंबर से, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो उस तरह कुछ नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे। तो ये ट्रिक काम कर गया। चलो देखो अब, तो ये दोनों के लिए हो गया गद्यांश पद्यांश। इसके बाद अब आएगा जीवन परिचय। अब देखो जीवन परिचय, ये दोनों ट्रिक आ गया ना, गद्यांश के लिए भी पद्यांश के लिए, संदर्भ भी और रेखांकित अंश की व्याख्या दोनों कर लोगे ना। चलो अब यहाँ पे आया जीवन परिचय। अब जीवन परिचय कैसे लिखोगे, अब आपको कुछ मालूम है ही नहीं, तो देखो जीवन परिचय का रामबड़ बता रहा हूँ, देखो ट्रिक बता रहा हूँ। अब देखो जीवन परिचय का ट्रिक, ठीक है, अब समझते चलना। यहाँ पे अपना प्रश्न उत्तर डाल देना। ठीक है, प्रश्न जैसे यहाँ पे है प्रश्न 5वां का क, ठीक है, 5वां का क, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ना इस तरह, अपना अपना हेडिंग डालना है ना, खूब अच्छे से हेडिंग डालना भूलना नहीं है। ठीक है, प्रश्न उत्तर 5वां का क लिख दोगे ना। चलो अब देखो, आप मान लो पहला कर रहे थे, जिसमें पहला उसमें आपको दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हेडिंग आपने डाल दिया कि डॉक्टर, हेडिंग वगैरह बहुत अच्छे से डाल देना आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हेडिंग इस तरह आपको डाल लेनी है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और यहाँ पे एक मेन हेडिंग डाल देना जीवन परिचय का। अब देखो कैसे लिखोगे जीवन परिचय में, देखो जीवन परिचय में सब कुछ अपने से बना के लिखना है। ठीक है, बस अब सुनो, अब आप कहोगे सर जन्म तो मालूम है नहीं कि जन्म कब हुआ, सर मृत्यु तो मालूम है नहीं कि कब हुआ, मृत्यु स्थान मालूम है नहीं कि क्या हुआ, माता पिता का नाम तो मालूम है नहीं कि क्या है, तो क्या लिखूंगा सर इसमें। अब सुनो, जन्म में तुम लोगों को क्या लिखना है बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक अभी एक बात है, आप उसको समझ लो। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, इनका जन्म हुआ था 1884 में, और 1884 में आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। दोनों लोगों का जन्म जो तिथि है दोनों का सेम है, बस आप लोगों का जयशंकर प्रसाद जो है उनका बस अलग है। जयशंकर प्रसाद का जो है वो है 1889। ठीक है, तो देखो आप लोगों को जो जन्म तिथि लिखनी है, 3 ही लोगों को याद कर लो। 1884 तो दोनों लोग का हो जाएगा, या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद का बस अलग होगा 1889 में, बस इसमें 5 साल जोड़ देना तो इसका आ जाएगा, मतलब जयशंकर प्रसाद जी का आ जाएगा। तो जन्म याद हो गया कि नहीं आप लोगों को। और जन्म स्थान अगर नहीं मालूम है आप लोगों को ना, तो कुछ भी बनाकर लिख दो, पारसौली, यहाँ पे वहां पे, अपने ही गांव के इधर उधर का नाम अगर कोई याद है ना आप लोगों को, वही नाम लिख देना। ठीक है, गांव का ही आपके अगल बगल का जो नाम होगा ना वही नाम लिख देना। ठीक है, और मृत्यु स्थान भी वही आपको लिख देना। ठीक है, अब देखो मृत्यु स्थान की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनका मृत्यु हुआ था 1941 में। कितना में हुआ था? 1941। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुआ था 1962 में। ठीक है, और रह गई बात आपका जयशंकर प्रसाद जी, इनका मृत्यु हुआ था 1937 में। तो अब आप लोग 19 की ही रेंज में लिखना। अगर मान लो अभी तक तो याद है तो ठीक है, अगर एग्जाम में भूल गए तो बस इतना याद रखना कि जन्म जो हुआ होगा ना वो 1800 से ही कुछ सन में हुआ होगा, और मृत्यु जो हुआ होगा ना 19 ही सन में कुछ ना कुछ हुआ होगा। यहाँ पे अगर 1800 याद होगा तो 84 लिख देना, नहीं याद होगा तो 1885, 86, 87 कुछ भी लिख देना। और यहाँ पे मृत्यु में जो होगा अगर 1900 तो पहले लिखना ही है, अगर पीछे का कुछ नहीं मालूम तो कुछ भी लिख देना, अगर मालूम है तो लिख देना। अगर यहाँ पे जो ट्रिक बताया हूँ तो इससे तुम जीवन परिचय अपना कवि का भी, ठीक है, और लेखक का भी दोनों लिख दोगे, और यहाँ से आपके 5-5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, टोटल 10 नंबर आपके क्लियर हो गया। और जैसे ही लिखोगे ना एक पृष्ठ में यहाँ से लेकर यहाँ तक, एकदम एग्जामिनर पूरा नंबर आपको तुरंत दे देगा। 5 नंबर, उसको डाउट भी होगा तो 5 में 3 नंबर देगा, ज्यादा डाउट होगा तो 2 नंबर देगा, लेकिन नंबर देगा। इतना याद रखना, लिखोगे तो नंबर 100% मिलेगा। बना के लिख देना, यहाँ पे गए थे, वहां पे गए थे, इस स्कूल में पढ़े थे, उनकी शिक्षा नहीं हो पाई तो यहाँ से निकाल दिए गए, तो अपने घर पे ही उन्होंने पढ़ाई किया, बहुत सारे रचनाएं उन्होंने लिखा। और रचनाएं देखो, रचनाएं में क्या करोगे, रचनाएं लिखना इंपॉर्टेंट। रचनाएं में कुछ भी अपना रचना का नाम अलग अलग, कुछ भी ऐसा वर्ड है जो रचना से संबंधित, किसी का भी रचना अगर आपको मालूम है ना, जैसे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना लिख रहे हो लेकिन आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना मालूम है, उन्हीं की रचना इसमें लिख दो, बात खत्म। और नहीं अगर किसी की भी रचना नहीं मालूम है ना, तो अपने से कुछ बना बना के अपने कुछ ना कुछ लहर, झरना, समुद्र, पर्वत, पर्वत के पठार, ऐसे वैसे जो भी वर्ड है सब अपने रचना में लिख देना, 2-4 मिल जाएंगे नंबर आपको। चलो, तो ये भी ट्रिक हो गया आप लोगों को।
अब देखो, इसके बाद अगला आ गया यहाँ पे निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखे। अब संस्कृत इसमें गद्यांश संदर्भ लिखना है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट संदर्भ लिखा जाता है, ठीक है। और संदर्भ में और अनुवाद, संदर्भ में क्या होता है कि वही पाठ का नाम, तो पाठ का नाम जहाँ पे यहाँ पे तुमको संस्कृत दिख गया तो समझ लेना, देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो समझ लेना यहाँ पे देखो यहाँ दो ही चीज होते हैं, एक वाराणसी चैप्टर से लिया गया होता है, एक भारतीय संस्कृति से भी, ठीक है। तो या तो वाराणसी लिख देना या तो भारतीय संस्कृति लिख देना कि वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। सबसे ज्यादा वाराणसी का आता है, इसलिए तुम लोग लिख देना कि वाराणसी चैप्टर से लिया गया बस। और अगली बात इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो हिंदी में अनुवाद बस आप लोग अपने से लिख देना कि हाँ वाराणसी बहुत एक अच्छा स्थल है और वहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं, बहुत अच्छे से मनाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे दीप जलते हैं, वहाँ की जो रूपरेखा है बहुत ऐसी सुशोभित करती है जैसे मानो दिन में चंद्रमा उग गए हों, जैसे भी अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहो तो उस तरह वहां पे अपने वाराणसी को अच्छे से व्यक्त कर लेना, बस आपके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अगला देखो, अगला में क्या होगा यहाँ पे, अगला में तो ये तो आप लोगों के, अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के किन दो प्रश्नों को उत्तर दिए। संस्कृत का उत्तर कैसे देते हैं, सिंपल होता है, जैसे वाराणसी कस्याम भाषण केंद्र बस्ती है ना, उसी को उत्तर में लिख दो कि वाराणसी, यहाँ पे कस्या है ना तो वहाँ पे कस्याम लिख दो, यहाँ पे भाष्य है ना तो भाष्याम लिख दो, म जोड़ के हलंत लगा दो स्थित, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत लगाना उत्तर में, ठीक है। बस सभी का इस तरह बना के लिख दो, नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये सारे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने वाले हैं सब, ठीक है। तो ये तो सब ऑब्जेक्टिव में बनेंगे आपके। इसके बाद देखो निबंध, निबंध तो बहुत ही सिंपल है, मैं तो ट्रिक भी बताया हूँ निबंध को लिखने का, निबंध कैसे लिखते हो। निबंध में आप लोगों को क्या, सिर्फ आपको हेडिंग डालनी है, हेडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बाकी आप लोगों को अच्छे से पूरा पूरा अपने से बना के लिख देना है, ठीक है। और आगे बाद यहाँ पे मुक्ति दूत, यहाँ पे अपने देखो अपने किताब में जाकर देखना है, किताब में आपको दिया रहेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से हो तो कौन से मुक्ति दूत आपको याद करना है, ठीक है। उस हिसाब से मुक्ति दूत अपना देख लेना, जैसे मुक्ति दूत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, ज्योति जवाहर अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, अपना देख लेना, क्वेश्चन बैंक में डिस्ट्रिक्ट दिया होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट से याद करना, बना बना के लिख देना। और एक बात आप याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सुन लो, अभी सुन लो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसको अभी बता देता हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो यह है कि लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट, ठीक है। जैसे आपका निबंध 9 नंबर का है तो कम से कम 9 नंबर का है तो आपको 3 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, 3 पेज 4 पेज मतलब 2 पन्ना लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जितने नंबर के उसके हिसाब से ही लिखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि बना बना कर खूब ज्यादा लिख दे, नहीं, आप लोग क्वेश्चन की लिमिट बस याद रखना, बाकी अपना गलत ही लिख देना। इसी तरह पूरे के पूरे कॉपी लिख दोगे, पास हो जाओगे। समझ में आ गया ना हिंदी कैसे लिखना, इसी प्रकार आपको पूरी हिंदी लिखना है, जो बताया हूँ तरीका ये अपनाना, कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे। तो आई होप क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।